हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के पूरे क्वेश्चन बैंक को, और चैप्टर वाइज पूरे क्वेश्चन बैंक को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। और यहाँ पर जो है हमारा पार्ट पार्ट में जो वीडियो जो है वो डिवाइड होगा। देखिए यहाँ पर 1 से 5 चैप्टर तक, याद रखिएगा 1 से 5 चैप्टर तक इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरे क्वेश्चन बैंक को। 1 से 5 चैप्टर तक जितने भी आज तक पूछे गए हैं प्रश्न 2009 से लेकर, यहाँ पर देखिए 2009 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं आज तक बिहार बोर्ड में, सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हम लोग एक्सप्लेनेशन के माध्यम से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है और सभी को समझते चले। देखिए हमारा फर्स्ट नंबर चैप्टर है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के सभी क्वेश्चनों को हम लोग ठीक से और अच्छी प्रकार से एक्सप्लेनेशन करते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है 2019 से, 2019 में यह पूछा जा चुका है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सब जो है क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या है? तो वह हमारा हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और देखिए किस प्रकार से होगा, तो हम लोग पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा से, सिग्मा बराबर कुल आवेश, ऊपर जो है कुल आवेश यानी कि क्यू, कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल यानी कि ए, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। और जब जो आवेश है, आवेश को हम लोग कूलाम से डिनोट करते हैं और ए को हम लोग मीटर से, मीटर स्क्वायर से। तो इसलिए जो है हमारा आंसर हो जाएगा पृष्ठ घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आवेश का घनत्व होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और चलिए ऑप्शन को भी हम लोग एकदम अच्छी तरह से देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन को भी, और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है कूलाम मीटर। कूलाम मीटर जो है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कूलाम पर वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, ये जो है आपका कूलाम प्रति वोल्ट यह विद्युत धारिता का होता है। याद रखिए विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कूलाम प्रति वोल्ट। ये भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है और आगे आने वाले क्वेश्चनों में आप लोग देखने वाले भी है। तो यह तो जो हो गया हमारा क्या होता है? आवेश के पृष्ठ घनत्व का, और यह हमारा होता है धारिता का, और यह होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में, और उसे भी एकदम अच्छी तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। और देखिए यहाँ पर 2 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वह कितना होगा? संपूर्ण पृष्ठ से जो निकलने वाला है वह कितना होगा विद्युत फ्लक्स? तो यह जो है यह गॉस के नियम को बता रहा है। यहाँ पर गॉस के नियम को बता रहा है कि गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि अगर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो है वह कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा क्यू और इनटू में हमारा क्या होता है 1/ε0। गॉस के नियम अगर आप लोग पढ़ेंगे तो यह आपको मालूम होगा, और पढ़े होंगे तो आपको तो खैर मालूम ही होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1/ε0 यहाँ पर। और जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा? Q/ε0। क्या आ जाएगा? Q/ε0, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो कि एकदम राइट है, और यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, और गॉस के नियम क्या होता है? यहाँ पर देखिए तो कुल फ्लक्स बराबर जो होता है, अगर कुल फ्लक्स बराबर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर क्या होगा? तो संलग्न आवेश बटा निर्वात का परावैद्युतांक, निर्वात का परावैद्युतांक यानी कि ε0, और आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए एकदम अच्छी तरह से और सरल भाषा में आपको हम लोग समझाते चलेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है वह एग्जाम में ना छूटे। किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F यदि उनके बीच की दूरी जो है आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा? यहाँ पर देखिए इस दूरी को है वो आधा किया जा रहा है, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? विद्युत बल F है। और तो F क्या होता है? F जो होता है वह समानुपाती क्या किससे होता है? तो 1/r² से। याद रखिएगा 1/r² से। अब अगर जब हम लोग यहाँ पर दूरी को आधा करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? तो देखिए यहाँ पर F जो है, यहाँ पर F समानुपाती 1/2 के r²। दूरी को अगर हम लोग आधा करेंगे तो 1/2 के r² हो जाएगा। और 1/2 जो है यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा? 1/4
4 यहाँ पर हो जाएगा, स्क्वायर है क्योंकि जब 4 ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 4f, याद रखिएगा जो 4 गुना हो जाएगा, यह जो 4 नीचे है इसे जब हम लोग ऊपर भेजेंगे उल्टा करेंगे तो यह 4 हो जाएगा 4, और इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा कि वह जो है विद्युत बल का मान कितना होगा, तो वह हो जाएगा हमारा 4f, याद रखिएगा। और आगे देखते रहिए और सभी क्वेश्चनों को हम लोग एकदम अच्छी तरह से आज सोल्व करने वाले हैं और पूरी तरह से आपको पूरा क्वेश्चन बैंक को हम लोग ख़त्म करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग ख़त्म करवाने वाले हैं। और देखिए एप्सिलॉन नोट का मात्रक है, तो एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक है वह क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक यहाँ पर हमारा जो होगा फैराडे पर मीटर, याद रखिएगा फैराडे पर मीटर जो है वह हमारा एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, तो फैराडे पर मीटर। और देखिए यहाँ जो है कूलाम पर वोल्ट, सीवी इनवर्स, यह जो है यह धारिता का मात्रक है। ऊपर ही हमने आपको बताया था कि कूलाम पर वोल्ट जो है वह विद्युत धारिता का मात्रक है, इसलिए आपको हम सभी में आपको बताते चल रहे हैं ताकि यह सब आपको याद हो जाए, याद आपको करने की आवश्यकता ना पड़े, याद जो है आपको करने की आवश्यकता ना पड़े, और आपको इस वीडियो के देखने से ही यह सभी जो है क्वेश्चन याद हो जाए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और करते हैं और सभी को समझते चलेंगे। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर किसका एसआई मात्रक होता है, किस राशि का यह मात्रक है, बेसिकली यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि वोल्ट पर मीटर, यह जो है यह विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का, क्योंकि विद्युत क्षेत्र यानी कि ई जो है ई बराबर क्या होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा ई बराबर भी बाई डी। देखिए यहाँ पर ई बराबर भी बाई डी, यही जो है भी यानी कि वोल्ट और डी यानी कि डिस्टेंस, यानी कि हम लोग मीटर में मापते हैं, इसलिए हमारा इसका ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र यहाँ पर हमारा जो है वह आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो विद्युत धारिता है, विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वह फैराड होता है, याद रखिएगा विद्युत धारिता का हमारा ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वह फैराड होता है। और विद्युत विभव का हमारा होता है वोल्ट, याद रखिएगा वोल्ट जो है वह विद्युत विभव का होता है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। और देखिए विद्युत फ्लक्स का है जो वह होता है हमारा वोल्ट मीटर हमारा विद्युत फ्लक्स का, इसका सिर्फ वोल्ट, विद्युत धारिता का फैराड, और विद्युत क्षेत्र जो है विद्युतीय क्षेत्र इसका हमारा होता है वोल्ट पर मीटर, ये वाला। और चलिए अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। आवेश का बीमा है, आवेश का जो बीमा है इसमें से कौन है, तो आवेश का बीमा हमारा होता है एटी, याद रखिएगा आवेश का बीमा क्या होता है एटी, क्योंकि आवेश बराबर क्या होता है हमारा धारा गुने समय होता है। धारा को हम लोग एम्पियर से मापते हैं और समय को हम लोग टाइम में मापते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बीमा एटी, याद रखिएगा टी से। और देखिए हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, हवा में एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वह कितना होता है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1, हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या होगा। और अगर यहाँ पर पूछ ले आपसे, यहाँ पर अगर पूछ ले हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, तो 1 हम लोग लगा देंगे। और चलिए यहाँ पर आगे भी क्वेश्चन इसी प्रकार से है, वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरह से जिससे आपको समझ में आएगा। समान Q बराबर एन में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है, कौन है जो n का मान संभव नहीं है। तो जब आप आवेश का क्वांटमीकरण पढ़े होंगे, क्वांटमाइजेशन पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आपको मालूम होगा कि आवेश जो है वहाँ पर n का मान जो है वह दशमलव में कभी भी नहीं हो सकता है, वह जो भी होगा पूर्णांक गुणज होगा, पूर्ण संख्या होगा, वह जो है वह दशमलव में कभी भी हो ही नहीं सकता है, वह संभव ही नहीं है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन 8वां नंबर, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, यहाँ पर पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र को समझते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई बराबर, देखिए यहाँ पर ई बराबर F बाई क्यू,
E बराबर F बाई क्यू हमारा होता है। और हमको निकालना है बल का मान, तो बल का यहाँ पर Q को हम लोग जब इधर भेज देंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसको यहाँ पर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा F बराबर क्यू ई। F बराबर क्या हो जाएगा हमारा क्यू ई। यही हमारा जो है यह आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक आवेशित बल पर का मान क्या हो जाएगा क्यू ई, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। और पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक होता है, तो पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक जो है वह कितना होगा, तो वह हमारा होता है 80। देखिए यहाँ पर 80 जो है वह पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक होता है। और एक जो है वह हवा या निर्वात का होता है, याद रखिएगा, हवा या निर्वात का पैरावैद्युत स्थिरांक होता है एक। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग चलते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। यहाँ पर फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। यह भी 2021 में पूछा जा चुका है और वह 2019 में पूछा हुआ था कि देखिए यहाँ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, कुल आवेश बाई कुल, यहाँ पर क्या होता है, तो वह हो जाता है हमारा कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल। याद रखिएगा, कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन को चलते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी माध्यम की अपेक्षिक पैरावैद्युता एप्सिलॉन आर है। किसी माध्यम की जो अपेक्षिक पैरावैद्युता है वह कितना है, तो वह है एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि एप्सिलॉन आर बराबर जो है वह क्या होगा। तो एप्सिलॉन आर बराबर हमारा क्या होता है, तो वह होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट। याद रखिएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ पर देखिए और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या है, तो वह है कूलाम मीटर। कूलाम मीटर जो है वह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक है। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो यहाँ पर जो संबंध सही है वह है ई बराबर एफ बाई क्यू। विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, तो बल बाई आवेश। याद रखिएगा, बल बाई आवेश, इसलिए हमारा ई बराबर एफ बाई क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान जो है वह हमारा जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यानी कि इनवर्स में इसको -2 लिख सकते हैं, पावर में -2। और यहाँ पर देखिए जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसलिए हमारा ए नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वह हमारा क्या होगा, तो वह हमारा हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है वह विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। और यहाँ पर देखिए वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन नंबर डी क्या है कि वोल्ट पर मीटर जो है वह किसका मात्रक है, तो वोल्ट पर मीटर जो है यह विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र का यह मात्रक है। और सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद रखिएगा और एसआई मात्रक से जो है वो आपके कई प्रश्न आते हैं, इसके लिए मैं आपको इसको जो है अच्छी तरह से आपको बताते चल रहा हूँ ताकि यह आपको याद हो जाए। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह कितना होता है, क्या होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ई बराबर एफ बाई क्यू। ई बराबर एफ बाई क्यू। और देखिए आवेश के पृष्ठ घनत्व होता है, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा बराबर हमने ऊपर ही देखा था कि होता है सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल, ऊपर ही हम लोगों ने देखा था इसको। तो यहाँ पर जो है वह ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और कूलाम के नियम का सदिश रूप है। कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है कूलाम के नियम का सदिश रूप यह हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R के पावर Q और R सभी सदिश में होगा, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में होगा। याद रखिएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक है, तो विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होगा,
तो यहाँ पर देखिए विद्युत तीव्रता, यानी कि यहाँ पर आपसे विद्युत क्षेत्र भी अगर बोले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वह भी आपका सही हो जाएगा, जो कि हमारा होता है न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम, यह हमारा आंसर सही हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्या है, निर्वात का पैरावैद्युतांक होता है। तो निर्वात का पैरावैद्युतांक क्या होगा, 8.85 गुणे 10 के पावर -12, जो 10 के पावर -12 फैराडे पर मीटर, याद रखिएगा फैराडे पर मीटर। तो पैरावैद्युतांक का मात्रक ही होता है, और आपसे पूछे कि निर्वात का पैरावैद्युतांक होता है तो 8.85 गुणे 10 के पावर -12 फैराडे पर मीटर, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, यहाँ पर देखिए इससे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो यह भी जो है यह गॉस के नियम से संबंधित है, जो कि हमारा क्या होता है 1/, यहाँ पर हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट, याद रखिए 1/एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम लोग इसको एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेजते हैं, एप्सिलॉन नॉट को अगर हम लोग इसे ऊपर भेजते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आवेश का परिणामीकरण जो है वह दर्शाता है। तो आवेश का परिणामीकरण क्या दर्शाता है, सभी क्वेश्चनों को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। और देखिए यहाँ पर कि क्या समझाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर दो तरह से आंसर होता है। आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है, एक ये हो जाएगा। और एक कण पर न्यूनतम अनुमेय जो आवेश है यह, इसमें जो है यह, तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर दोनों ही सही होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ज़्यादातर आपको आंसर जो है मिलेगा ये, जो एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, यही जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। और ऑप्शन को देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी जो है वह क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर देखिए क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, या इनमें से सभी क्या है जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा हो जाएगा क्या होगा, तो इनमें से सभी जो है यह हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से उसकी शक्ति, दिशा और आवेश की प्रकृति तीनों का ही हमें स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त होता है। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो यह जो है यह तो पूरा हमारा एक डेफिनेशन ही है, तो इसे हम लोग अच्छी तरह से और आसान भाषा में भी जान सकते हैं। तो प्रति इकाई, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल, यानी कि अगर ई बराबर अगर हम लोग देखें तो प्रति इकाई आवेश यानी कि हमारा नीचे क्यू हो जाएगा, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल एफ, यानी कि ई बराबर F/Q। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे कहते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र। इसे हमने नीचे ही पढ़ा था कि इसे कहते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो कूलाम का नियम कहते हैं, क्योंकि यहीं पर जो है वह दो विद्युत आवेश यानी कि Q1 Q2 के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो देखिए एम्पियर का जो नियम है, एम्पियर का नियम यह जो है यह करंट और चुंबकत्व से जुड़ा हुआ है। और ओम का नियम जो है वह धारिता और विभव से संबंधित है। और यहाँ पर जो फैराडे का नियम वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। और यह जो है कूलाम का नियम, यह तो हमारा यही इससे संबंधित है, आवेश से, यह आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पर दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल का अनुपात निम्न में से किस क्रम में होता है, यानी कि किस रूप में होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 10 के पावर 42। या जो विद्युत बल है वह बहुधा जो है वह बड़ा है, और गुरुत्वीय बल की तुलना में यह जो है यह बहुत बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा 10 के पावर 42 आंसर हो जाएगा। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, यहाँ पर देखें
तो हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन के अनुसार जो है वह आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर देखिए क्योंकि भी जो है वह आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है इस प्रकार से, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और देखिए 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर संख्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे और यह जो है हमारा आंसर कैसे और कौन जो है वह सही होगा। तो जब आप इसको बैठाएंगे n बराबर q बाई में, क्योंकि q बराबर n ही होता है, और जब n बराबर q बाई e में हम लोग बैठाएंगे तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो वो आ जाएगा 5 गुने 10 के पावर 19। तो देखिए यहाँ पर इससे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर q जो है, q बराबर जब आप करेंगे तो n ही होता है, यह आपने पढ़ा होगा। और जब हम लोग इसको n इधर करते हैं तो यहाँ पर e जो है इसके बट्टा में आ जाता है, यानी कि n बराबर q बाई e। और जब इसको हम लोग करेंगे तो q यानी कि कूलाम आवेश, यहाँ पर 8 दिया हुआ है इसका, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, ये इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, 10 के पावर माइनस 19 यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, जब इसको यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पर जो है 10 करेंगे यहाँ पर, और फिर जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 5 गुने 10 के पावर 19, 5 गुने 10 के पावर 19, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रकार से हमें सभी क्वेश्चनों को सोल्व करते चलना है, सिर्फ टिक नहीं मारना है, हमें याद रखिए, सिर्फ टिक करने से हमारा जो एग्जाम है वह क्लियर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वह पूछा जा रहा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो वह हो जाएगा हमारा, जब इसमें हम लोग करेंगे, इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 25 गुने 10 के पावर माइनस 2 कूलाम मीटर, 25 गुने 10 के पावर माइनस 2 कूलाम मीटर। और चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो वह सर्वत्र शून्य रहेगा। सिर्फ आवेश जो होता है वही हो सकता है, नहीं तो जो क्षेत्र है वह क्षेत्र फ्लक्स तीव्रता जो है हमारा शून्य ही होता है वहाँ पर। और आवेश का रेखीय घनत्व मात्रक होता है, आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो वह हमारा हो जाएगा रेखीय घनत्व, यानी कि लेमडा बराबर, यहाँ पर पूछा जा रहा है लेमडा बराबर q बाई एल, यानी कि हमारा हो जाएगा कूलाम पर मीटर, यहाँ पर कूलाम पर मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वह सही हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र जो है वह क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमीय सूत्र है, यहाँ पर देखिए विमीय सूत्र वह क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ml/t के पावर -3 a इनवर्स, ml/t के पावर -3 a इनवर्स, क्योंकि जब आप E बराबर F/Q जब इस पर आप बैठाएंगे तो यहाँ पर जो आंसर है यही आने वाला है। और देखिए यहाँ पर एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा, बंद पृष्ठ से निर्गत यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो वैद्युत फ्लक्स जो है वह क्या होगा, तो वहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा 0, याद रखिएगा 0, क्योंकि द्विध्रुव से फ्लक्स जो है वह हमेशा ही 0 होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और दो समान धनावेशित बिंदु आवेश हो जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वह क्या होगी, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वह हमारा हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर -3, 9 गुने 10 के पावर -3, यहाँ पर जो है हमारा 9 गुने 10 के पावर -3 जूल। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होता है
वह क्या होता है, तो वह होता है सतह के लंबवत, सतह के लंबवत। और देखिए यहाँ पर यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो चालक के अंदर का विद्युत क्षेत्र जो है वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा शून्य, क्योंकि चालक के अंदर का पूछा जा रहा है कि चालक के अंदर का क्या होगा, तो क्षेत्र जो है वह हमारा हो जाएगा शून्य। और विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है, तो वह हो जाएगा हमारा स्थितिज ऊर्जा जो है हमेशा ऋणात्मक होता है, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर हमारा ऋणात्मक होता है। गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद सतह से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स जो है वह क्या होगा, तो वह संलग्न आवेश के समानुपाती होगा, संलग्न आवेश के यहाँ पर समानुपाती होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मात्रक जो है वह वोल्ट पर मीटर होता है, तो वोल्ट पर मीटर हमने ऊपर ही देखा था कि वह होता है विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का जो है वह वोल्ट पर मीटर होता है, विद्युत फ्लक्स का हमारा वोल्ट मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स जो विद्युत विभव है उसका केवल हमारा वोल्ट होता है, और विद्युत धारिता यहाँ पर जो है इसका हमारा फैराड होता है, और विद्युत क्षेत्र का हमारा वोल्ट पर मीटर होता है। चलिए सभी क्वेश्चनों को हमने देख लिया, सभी ऑप्शन को भी हमने देख लिया है। और देखिए यहाँ पर दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा, तो पहले की अपेक्षा जो है वह कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा हमारा दोगुना, जो कि ऊपर ही हमने आपको निकालना सिखाया था कि किस प्रकार से वह होगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन, वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इसके बीच प्रतिकर्षण बल का मान होगा, इसके बीच जो प्रतिकर्षण बल है उसका मान क्या होगा, तो यहाँ पर जो है वह घट जाएगा, प्रतिकर्षण जो है वहाँ पर घट जाएगा। और क्योंकि जो दो धनावेश है उसके बीच परावैद्युत पदार्थ डाला जा रहा है, इसलिए वहाँ पर जो प्रतिकर्षण है वो घटेगा। 0.2 माइक्रोकूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी अगर 3.0 सेंटीमीटर है तो इनका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वह क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वह क्या होगा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है हमारा P बराबर Q इंटू डी, P बराबर Q इंटू डी। और जब यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर जो आवेश दिया हुआ है आवेशों के बीच की और दूरी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इन दोनों को अगर हम लोग रखते हैं और गुना करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, तो वह हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, देखिए आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 0.06 गुणे 10 के पावर -8, 0.6 गुणे 10 के पावर -8 यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 6 नहीं होगा -8 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, अगला नंबर जो क्वेश्चन है उसका क्या होगा, और सभी क्वेश्चनों को हम लोग अच्छी तरह से देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। विद्युत क्षेत्र E का SI मात्रक है, विद्युत क्षेत्र E का जो है वह SI मात्रक क्या है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर SI मात्रक पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा हमारा न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। और कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर यह किसका होता है, तो यह होता है हमारा पृष्ठ घनत्व का, यहाँ पर देखिए पृष्ठ घनत्व का हमारा होता है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, और अगले नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देखते चलते हैं। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर, और यहाँ पर देखिए एक तरह से यहाँ पर मिस्टेक दिया हुआ है कि यहाँ पर वोल्ट पर मीटर भी दिया हुआ है, वोल्ट पर मीटर भी अगर देखा जाए तो यह भी उसी का मात्रक होता है, वोल्ट पर मीटर जो है यह भी उसी का मात्रक होता है। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ न्यूटन पर कूलाम मारकर चलेंगे, और अगर दोनों का ऑप्शन होता हमारे पास तो दोनों अगर लगाते हैं। देखिए यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा, तो उसकी सतह पर जो विद्युतीय फ्लक्स होगा, विद्युतीय फ्लक्स वह क्या हो जाएगा, तो 36 पाई गुणे 10 के पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। याद रखिए 36 पाई गुणे 10 के पावर 4, 10 के पावर 6 नहीं 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। देखिए यहाँ पर,
ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यहाँ पर ऐसा मात्रक पूछा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक जो है वह क्या होगा, तो वह हो जाएगा हमारा कूलाम मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक जो है वह क्या होगा, तो वह हो जाएगा हमारा कूलाम मीटर। और देखिए, और जो न्यूटन मीटर है यह टॉर्क का ऐसा मात्रक होता है। टॉर्क जो है उसका ऐसा मात्रक यह होता है। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्या है कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है। और यह आप बताइएगा कि यह वीडियो जो है यह आपको कैसा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है क्या क्या, ये भी आप लोग को मैंने बताइए। यहाँ पर देखिए निर्वात का परावैद्युतांक होता है। निर्वात का परावैद्युतांक जो है वह कितना होता है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है कि निर्वात का परावैद्युतांक तो वह हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर, जो कि ऊपर ही हमने सॉल्व किया था, फैराडे पर मीटर। और परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक जो होता है वह क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइए। और देखिए यहाँ पर एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह क्या होता है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह सतह के लंबवत होता है। सतह के लंबवत होता है। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसलिए आपको अच्छी तरह से तैयारी कर जाना है। वहाँ पर एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसके परिमाण जो है +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम और -3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम है, और उनके बीच की दूरी इतना दिया हुआ है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर 7.68 × 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7.68 × 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। और इसे अगर आप लोग सोल्व करना चाहते हैं तो इस पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप सोल्व कर लीजिएगा। P बराबर जो हमारा होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का Q × D, इस पर आप सोल्व कर सकते हैं। P बराबर जो होता है Q × D, इस पर आप चाहे तो इस पर इसे आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर आप रख दीजिएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, और D के जगह पर डिस्टेंस जो है यहाँ पर 2.4, इसको जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर जो है A और B जो है एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर दोनों ही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क जो है वह टॉर्क क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा P × E। वेक्टर में यह होगा P × E हमारा जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान जो है वह कितना होगा, तो विद्युतीय तीव्रता का यहाँ पर मान पूछा जा रहा है, तो वह भी हमारा क्या हो जाएगा, तो वह 0 हो जाएगा। विद्युतीय तीव्रता भी अगर हमसे पूछा जाए तो वह भी जो हमारा आंसर हो जाएगा वह 0 ही होगा। और देखिए क्योंकि आवेशित खोखले गोलीय के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, खोखले गोलीय के अंदर, तो गोला के जो अंदर है, गोला के अंदर यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो गोला के अंदर तो हमारा यहाँ पर भी 0 ही होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फ्लक्स, ये जो भी पूछे आपसे, आवेश के अलावा जो भी पूछता है कि खोखले गोले के अंदर अगर पूछा जा रहा है तो वहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका 0 ही होना चाहिए, आवेश के अलावा जो भी पूछा जा रहा है। और देखिए एक आवेशित चालक के आवेश घनत्व सिग्मा है, उसके पास विद्युत क्षेत्र का मान जो है मान होता है या फिर अथवा में, यानी कि यहाँ ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वह क्या होता है। आवेशित गोलीय चालक के अंदर, तो आवेशित गोलीय चालक के अंदर हमारा क्या होगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और देखिए यहाँ पर, और अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र E से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P
है, इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और पी के बीच का जो थीटा कोण है की स्थिति विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है वह क्या हो जाएगा, तो इसका जो है यह हमारा हो जाएगा क्या, तो माइनस पी डॉट ई, वह भी वेक्टर में, याद रखिए माइनस पी डॉट ई जो है वह हमारा हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी में, याद रखिएगा। जब इसे आप लोग यू बराबर जब आप लिखेंगे माइनस पी ई और कॉस थीटा में जब आप लेंगे और थीटा का मान 0 लेंगे तो यही आंसर हमारा आएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। विद्युत क्षेत्र का मान होता है और यहाँ पर आवेशित पतली चादर यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जब भी आप इसे देखें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को लगा देंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगला नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है वह क्या होता है। तो जब भी किसी वस्तु को आप आवेशित करेंगे तो या तो उसका द्रव्यमान जो है वह बढ़ेगा या फिर घटेगा, यह निर्भर करता है कि वह प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है उस पर। और देखिए यहाँ पर कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल क्या है, तो वह केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, इसलिए ए और बी दोनों ही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा कि धारा को, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि धारा को हम लोग घटाते हैं। अगर हम लोग धारा को यहाँ पर घटाते हैं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी विभवमापी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हमें इसकी धारा को घटाना पड़ेगा। धारा कम होने पर संवेदनशीलता जो है वह बढ़ती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है हमारा वह सही हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या, किसी विभवमापी की संवेदनशीलता जो है वह बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो भी हमारा ये भी हमारा आंसर सही हुआ, याद रखिएगा। और यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी होगा। यहाँ पर देखिए 3 प्रकार से आप याद रखिए, एक ट्रिक है यहाँ पर x, y और z, x, y, z। अगर आप में यहाँ पर क्वेश्चन में x दिया हुआ है x, तो x को हम लोग बंद करेंगे और यह जो है यह हमारा आंसर हो जाएगा, यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और यहीं पर अगर x, y, z और यहाँ पर जो हमारा है x के जगह पर y दिया हुआ रहता तो y को हम लोग काटते और x और z हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर x दिया हुआ है इसलिए हमारा y z कहाँ है, y z तल की दिशा में हमारा आंसर हो जाएगा, y z तल की दिशा में। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण यानी कि ESU जो है, ESU मात्रक क्या होगा, स्टेट लैम्प, यहाँ पर ESU मात्रक जो है क्या होगा विद्युत आवेश का, तो वह हो जाएगा हमारा 4.78 गुने 10 के पावर माइनस 10 यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र हमारा संरक्षी होगा। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात जो है वह अचर होता है, कौन अनुपात जो है यहाँ पर अचर होता है यह पूछा जा रहा है। तो अचर इसमें से क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आंसर नंबर दिया हुआ है ए, कुल आवेश बाई विभव, यही जो है हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। और देखिए कुल आवेश बाई विभव, यह जो है हमारा आंसर बिल्कुल भी सही हो जाएगा, क्योंकि C बराबर Q बाई भी हम लोग इसे यहाँ पर लिखा जा सकता है। इनमें से कौन सी राशि जो है वह अदिश है, कौन राशि है जो यहाँ पर अदिश है, तो इसका आंसर यह हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अदिश राशि इनमें से कौन है, तो देखिए यहाँ पर जो आवेश है, आवेश, धारिता, विभव, आवेश, धारिता और विभव, यह तीनों ही हमारा जो है वह अदिश राशि है, याद रखिएगा अदिश राशि है, इसलिए हमारा इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश है वह क्या होगा, तो वह हो जाएगा हमारा यहाँ पर देखिए
कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁻11 कूलाम प्रति केजी, कूलाम प्रति केजी। और एक कूलाम आवेश बराबर कितना स्टेट कूलाम होता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है एक कूलाम आवेश बराबर कितना ESU होता है। तो एक कूलाम आवेश बराबर जो ESU होता है हमारा 3 × 10⁻9, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन जो है उसी प्रकार से समझेंगे इसको भी। एक स्थिर कूलाम आवेश, एक स्थिर कूलाम बराबर जो है वह एक स्थिर यानी कि एक ESU बराबर जो है वह कितना कूलाम होगा, एक ESU बराबर जो है वह कितना कूलाम होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए जिस प्रकार यहाँ पर हमको उल्टा, ठीक इसका उल्टा कर देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार था एक कूलाम आवेश, तो इसका क्या होता, इसका जो हमारा आंसर था 3 × 10⁻9, 3 × 10⁻9। और जब हम लोग इसको बाटा में कर देंगे, बाटा में, तो इसका जो आंसर है यही हमारा आंसर हो जाएगा उसका कि एक स्थिर कूलाम बराबर कितना कूलाम होता है। तो इसको हम लोग किस प्रकार निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जब हम लोग इसको बाटा में करेंगे 3 × 10⁻9, तो यह किस प्रकार होगा, जो 10 है जब ऊपर जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1/3 × 10⁻⁻9 कूलाम, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और चलिए अब, और जो भी यहाँ पर जो चित्र वाले क्वेश्चन है अब इसे पहले हम लोग करवा देते हैं, फिर देखते हैं अगले नंबर चैप्टर को। और देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, एक यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा छूट गया था उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q बाई मतलब कैपिटल Q बाई स्मॉल q का मान होगा, कैपिटल Q बाई स्मॉल q का यहाँ पर मान पूछा जा रहा है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान हमारा हो जाएगा 2√2, याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा हमारा 2√2। और चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर चैप्टर जो हमारा सेकंड नंबर। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं हमारे सेकंड नंबर चैप्टर, यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पर, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पर। और देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, और इसको भी, इस चैप्टर को भी हम लोग उसी प्रकार समझेंगे जिस प्रकार हमने फर्स्ट नंबर चैप्टर को समझा था। तो चलिए अच्छी तरह से इसे भी हम लोग देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की जो धारिता है वह क्या होती है। तो जो संधारित्र की धारिता है वह क्या होता है, तो याद रखिएगा, अगर समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत पदार्थ डाल दिया जाए, अगर परावैद्युत पदार्थ जो है वह डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो उसकी जो धारिता है क्या हो जाएगा, तो धारिता जो है वह बढ़ती है, याद रखिएगा धारिता जो है वह क्या होगा, तो वह धारिता बढ़ेगा। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता जो है 5 माइक्रोफैराडे है, प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की जो धारिता है वह क्या होगी। तो बड़े बूंद की धारिता यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह क्या होगा। तो इसको, इस प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो 64 है, 64 को हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका 1/3वां हिस्सा जो हमें निकालना है, 1/3वां जो हिस्सा होता है। और देखिए यहाँ पर 5, इसको गुना में हम लोग 5 कर देंगे, और तो इसका जो है हमारा आ जाएगा, जब हम लोग 4 का क्यूब करते हैं तो हमारा 64 आता है, इसलिए हमारा यह हो जाएगा इसके जगह पर 4 × 5 और माइक्रोफैराडे, याद रखिएगा माइक्रोफैराड। और तो 4 × 5 जब हम लोग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 20 माइक्रोफैराडे। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 20 माइक्रोफैराडे, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। और देखिए यहाँ पर 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो परिणामी धारिता का मान है वह क्या होगा। तो देखिए 3 संधारित्र है और किस क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और श्रेणी क्रम में हम लोग किस प्रकार जोड़ते हैं, आइए देखते हैं। तो श्रेणी क्रम में हम लोग इस प्रकार से जोड़ते हैं, यहाँ पर लिखेंगे और 1/, यहाँ पर 3 संधारित्र है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 संधारित्र को, जो कि और धारिता C लेना है, इसलिए 3 को यहाँ पर 1/C को लिखेंगे।
और जब हम लोग इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा नीचे, और 1 2 3 जब इसे जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। क्या आ गया, देखिए यहाँ पर जो है हमारा 1/CS जो है यहाँ पर संधारित्र बराबर आ जाएगा ये। और जब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब इसको हम लोग CS को निकालेंगे यानी कि श्रेणी क्रम को निकालेंगे तो यह उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होकर हमारा बन जाएगा C/3। याद रखिएगा C/3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडो को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडो के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। इसको निकालने के लिए देखिए यहाँ पर किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग निकाला जाए, यहाँ पर अगर हम लोग निकालें तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कितना, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडो को प्राप्त करना है और सिर्फ 2 माइक्रोफैराडो के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। सिर्फ 2 माइक्रोफैराडो की जो है वो कितने संधारित्र की यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो है वह 4 माइक्रोफैराड 4 जो है उसकी आवश्यकता होगी। और कैसे, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। अगर हम लोग निकालना चाहें, अगर सीधा समांतर क्रम में निकाल देते हैं तो 2 + 2 + 2 जो है हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ पर फिर भी 5 नहीं आ रहा है, फिर भी क्या हो रहा है कि 5 यहाँ पर हमारा नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ये करते हैं, देखिए कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों को अगर मिला देंगे तब यहाँ पर जो है हमारा बात बन जाएगा। और देखिए इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं कि 1/CS प्लस बराबर यहाँ पर और 1/2, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा और प्लस 1/2 2 और 1 + 1। यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, काट छाट कर हमारा यहाँ पर 1 ही बचने वाला है। और जब समांतर क्रम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 2 मिलकर 4। और जब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तब हमारा यह जो आंसर है यह हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर हमारा हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा 4। याद रखिएगा इसका आंसर हमारा 4 हो जाएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं कि C1 यहाँ पर दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, C2 दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच जो है 1200 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है। और 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा। 2 माइक्रोफैराड संधारित्र के बीच का यहाँ पर विभवांतर पूछा जा रहा है। तो विभवांतर जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 800 वोल्ट। 800 वोल्ट जो है वह विभवांतर हो जाएगा। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होगा। तो r दूरी पर विद्युत विभव जो है वह समानुपाती होगा किससे, तो यहाँ पर देखिए वह हो जाएगा हमारा 1/r² के समानुपाती। किसके समानुपाती हो रहा है, तो वह हो जाएगा हमारा 1/r² के वह समानुपाती हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और देखिए विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होगा। तो विद्युत द्विध्रुव के यहाँ पर निरक्षीय स्थिति के बारे में बोला जा रहा है। तो निरक्षीय स्थिति में हमारा क्या आंसर होगा, तो वह हो जाएगा हमारा 0। क्या होगा, तो वह हो जाएगा हमारा आंसर 0। और देखिए +10 माइक्रोकुलाम एवं -10 माइक्रोकुलाम के 2 बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वह क्या होगा। तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह जो है वह कितना होगा। तो उसका जो हो जाएगा हमारा -2.25 आंसर, -2.25। जब इसे आप 1/4πε0 Q1 Q2 और बटा में R पर जब आप बैठाएंगे तो यही हमारा आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2.25 जूल। यहाँ पर माइनस यहाँ पर होगा, याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है यह हमारा सही हो जाएगा। और यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा जो है 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। तो संधारित्र की धारिता जो है वह कितना हो जाएगा। तो संधारित्र की जो धारिता है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम बैठाएंगे E बराबर 1/2 CV², E बराबर 1/2 CV², तो जो भी है यहाँ पर
बोल्ट जो है वह 100 वोल्ट तक आवेशित किया जा रहा है, 100 वोल्ट तक। तो आइए यहाँ पर इसको हम लोग बैठाते हैं। तो यहाँ पर देंगे E बराबर 1/2 C और 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वह क्या हो जा रहा है हमारा, अगर C को हम लोग इधर लेकर आते हैं तो यह किस प्रकार से होगा, ये देखिए। इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो यानी कि C को हम लोग इधर लेकर आ सकते हैं, उल्टा करके हम लोग C को इधर ला सकते हैं। तो वह जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए C बराबर 2 और जो 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर यानी कि वह हो जाएगा हमारा 10,000। याद रखिए वह हमारा कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 10,000। और जब हम लोग 10,000 को चाहें तो 10 के पावर 4 भी लिख सकते हैं, और 10 के पावर 4 को जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो वह माइनस में हो जाएगा। तो वह हो जाएगा हमारा 2 गुने 10 के पावर -4 फैराड। याद रखिए, देखिए यहाँ पर आंसर जो किस प्रकार से हमें आंसरों को निकालना है यह हमें आना चाहिए। अगर यह हमें आ जाता है तो आराम से हम लोग किसी भी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, किसी भी प्रश्न का हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बी नंबर आंसर है वह हो जाएगा। और आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होगा, तो 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर जो है वही हमारा आवेशित चालक की ऊर्जा होता है। एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान जो है वह क्या होगा। एक परावैद्युत पदार्थ जो है वह समांतर पट्टिका के बीच जो है डाल देने पर उसका धारिता पूछ रहा है कि उसका जो धारिता है वह क्या हो जाएगा। तो धारिता जो है वह बढ़ जाएगा, धारिता बढ़ता है। और धातु का परावैद्युतांक होता है, धातु का परावैद्युतांक जो है वह कितना होता है, तो वो इन्फिनिटी होता है, वह अनंत होता है। याद रखिएगा धातु का जो परावैद्युतांक है वह कितना होगा, तो वह जो है वह अनंत होगा। याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र के प्लेटों के बीच जो 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश जो है वह कितना होगा। तो आवेशित संधारित्र पर जब आप लोग बैठाएंगे यहाँ पर Q बराबर CV, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइक्रोकूलम। याद रखिएगा 1 माइक्रोकूलम जो है इसका आंसर हो जाएगा। 2 समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी तुल्य जो धारिता है वह क्या होगा। तो 2 समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कौन क्रम में, तो यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए उसे किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पर तो समांतर क्रम में जोड़ने पर, और C ही रखना है हमें यहाँ पर बोला जा रहा है, तो C प्लस C यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 2C। याद रखिएगा 2C, जो कि ऑप्शन नंबर A में है वह सही हो जाएगा। और आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग जो है वह क्या होगा। तो यहाँ पर आवेशों का योग क्या होगा, ये देखिए। तो एक पट्टिका पर तो हमारा +Q आवेश होता है, आपको मालूम होगा +Q आवेश, और एक पट्टिका पर हमारा होता है -Q आवेश। तो जब हम लोग इसको योग यानी कि जोड़ेंगे भी तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये माइनस माइनस हो जाएगा और दोनों ही हमारा कट जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, वह हो जाएगा 0। आंसर जो है हमारा आ जाएगा यहाँ पर 0 यानी कि 0। r त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होगी। तो r त्रिज्या की जो पृथ्वी की धारिता पूछा जा रहा है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 4πε0 r। याद रखिएगा 4πε0 r। इसे भी आप जब बैठाएंगे 1/4πε0 r और Q1 Q2 r पर बैठाएंगे तो यहाँ पर यह भी हमारा आंसर आ जाएगा। और एक समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो एक समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए जो है वह हमारा सही हो जाएगा ε0 A/d, ε0 A/d, यह हमारा आंसर सही हो जाएगा। 1 फैराड बराबर होता है, तो 1 फैराड बराबर होता है हमारा 1 CV इनवर्स, यानी कि 1 कूलम प्रति वोल्ट, 1 कूलम प्रति वोल्ट। इसे हम लोग देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। तो जो C होता है हमारा, यहाँ पर देखिए धारिता यहाँ पर अगर पूछा जाए तो C बराबर हमारा क्या होता है, तो होता है Q/V। C बराबर Q/V हमारा यहाँ पर होता है। और जब इसे हम लोग करेंगे तो धारिता को हम लोग किससे सूचित करते हैं, फैराड से। और फैराड जब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा यह CV इनवर्स। याद रखिए 1 CV इनवर्स, यह हमारा आंसर आ जाएगा।
और एक बिंदु आवेश Q और R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो विद्युत विभव का मान जो है वह क्या होगा, तो 1/4πε0 Q/R क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q/R इसका हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत प्रवणता बराबर होती है। तो विद्युत प्रवणता बराबर क्या होगा, तो dV/dx। विद्युत प्रवणता बराबर हमारा क्या होगा, तो dV/dx हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत विभव बराबर होता है। तो विद्युत विभव के बराबर क्या होता है, तो वह होता है विभव बराबर हमारा होता है W/Q। विभव बराबर विद्युत विभव बराबर हमारा होता है W/Q, यानी कि कार्य यानी कि वर्क और आवेश, यहाँ पर कार्य बटा आवेश जिसे हम लोग W/Q लिखते हैं। और चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता होती है, तो चालक की धारिता होता है क्या, तो यहाँ पर जो चालक की धारिता है C बराबर हमारा क्या हो जाएगा Q/V। चालक की धारिता हमारा क्या होता है C बराबर Q/V। और देखिए यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी। तो तुल्य धारिता क्या होगा यहाँ पर हमारा, तो तुल्य जो धारिता है वह हमारा हो जाएगा C बराबर NC1, C बराबर NC1 जो कि ऑप्शन नंबर C में है, जो कि ऑप्शन नंबर C में है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3 × 10⁶ 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। याद रखिए 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर जो हमारा आंसर सही हो जाएगा। और देखिए गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। तो गोलीय संधारित्र की जो धारिता है वह हो जाएगा C बराबर Q/ε0 स्मॉल r कैपिटल R और बटा स्मॉल r माइनस कैपिटल R। यहाँ पर हमारा आंसर देखिए क्या हो रहा है कि 4πε0 स्मॉल r कैपिटल R और स्मॉल r माइनस कैपिटल R, यहाँ पर हमारा आंसर वह हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो कि है ये नंबर हम लोग लगा देंगे। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता है। तो उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारा कितना होगा, 3 संधारित्र है 6 माइक्रोफैराड के। तो इसका आंसर जो है वह देखिए किस प्रकार से हो जाएगा। तो न्यूनतम और अधिकतम पूछा जा रहा है। तो न्यूनतम यानी कि जब हम लोग श्रेणी क्रम में निकालेंगे, पहला बात जब हम लोग इसको श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो यह किस प्रकार से निकला 1/6 प्लस 1/6। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ऊपर हम लोगों का जोड़कर हमारा आ जाएगा 3। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो और अगर यह जो है यह CS यानी कि 1/CS के बराबर है, तो यहाँ पर जो है यह जो है जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर CS बराबर जो हो जाएगा, यहाँ पर हमारा श्रेणी क्रम में यह 2 आंसर आ गया। और समांतर क्रम में देखिए अब क्या आता है हमारा, समांतर क्रम में जब इसको जोड़ेंगे तो 6 + 6 + 6 यानी कि 6 × 6 12 और 6 18, हमारा 18 आंसर आ गया। यानी कि 2 और 18 माइक्रोफैराड, यही जो 2 है 2 ही हमारे आंसर होंगे, 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। और परावैद्युतांक का SI मात्रक होता है। तो परावैद्युतांक का जो SI मात्रक है वह क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिए तो परावैद्युतांक का SI मात्रक हमारा हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो परावैद्युतांक होता है याद रखिएगा उसका बीमीय सूत्र नहीं होता है, वह बीमाहीन होता है। अगर 2 आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। 2 आवेशों के बीच की दूरी अगर बढ़ाई जाती है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वह क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जा रही है, 2 आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर घटेगा। देखिए किस प्रकार से, यानी कि हमारा U बराबर जो होता है 1/4πε0, याद रखिएगा 4πε0 Q1 Q2 बटा R। तो अगर हम लोग दूरी को बढ़ाएंगे
यहाँ पर देखिए जब हम लोग इसको बढ़ाएंगे, आर को बढ़ाएंगे, तो यू जो है हमारा वह तो घटेगा, क्योंकि यह जो है यह व्युत्क्रमानुपाती है, यह नीचे है, यह बटा में है, यह ऊपर, इसलिए हमारा जो है इससे अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो यह जो है हमारा घटेगा, और अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो यह हमारा बढ़ेगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा घट जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, तो आवेशित संधारित्र पर जो कुल आवेश कितना होता है, तो वह हो जाता है हमारा 0। प्लस और माइनस को हम लोग जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा हमारा 0। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्य अवस्था स्थिति में रहे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि साम्य अवस्था, यहाँ पर साम्य अवस्था देखते हैं, यहाँ पर आप 0 मार दीजिए। साम्य अवस्था देखते ही आप यहाँ पर 0 मार सकते हैं, यानी कि हमारा आंसर 0। और विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V के बीच संबंध है, तो वह हो जाएगा -dV/dr। क्या हो जाएगा, तो -dV/dr, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, वह सही है। और देखिए r दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। तो अनुक्रमानुपाती होती है किससे, तो होता है r के पावर -3 से, याद रखिएगा, r के पावर -3 से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और देखिए पिको फैराड का मात्रक होता है, तो पिको फैराड जो है वह विद्युत धारिता का मात्रक होता है। यहाँ पर सीधा सीधा बोला जाए फैराड विद्युत धारिता का मात्रक होता है। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो किसी संधारित्र की जो धारिता है वह किस पर निर्भर करता है और किस पर नहीं करता है, तो देखिए यहाँ पर प्लेटों की आकृति पर करता है, आकार पर करता है, लेकिन आवेश पर नहीं करता है। प्लेटों के बीच की अंतराल यानी कि दूरी पर भी यह निर्भर करता है, लेकिन प्लेटों के आवेश पर जो है वह संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किसी गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, तो उसकी त्रिज्या जो है वह क्या होगा, उसकी त्रिज्या जो है यहाँ पर वह क्या हो जाएगा, तो उसकी त्रिज्या हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 9 मीटर। यहाँ पर देखिए उसकी त्रिज्या क्या हो रहा है, 9 मीटर जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है 9 मीटर। और यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, तो किसी धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, तो वह होता है इन्फिनिटी यानी कि अनंत होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है, तो धारिता का जो मात्रक होता है हमारा, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि धारिता, तो धारिता का मात्रक होता है हमारा कूलाम पर वोल्ट। यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, कूलाम पर वोल्ट जो है वह हमारा धारिता का मात्रक होता है। और यहाँ पर देखिए कूलाम जो होता है, कूलाम हमारा किस चीज़ का मात्रक होता है, तो वह आवेश का होता है, याद रखिएगा, आवेश का मात्रक कूलाम। एम्पियर जो होता है वह विद्युत धारा का मात्रक होता है, याद रखिए, विद्युत धारा का। और जो वोल्ट है यहाँ पर, वोल्ट जो है, वोल्ट किसका होता है, तो वह विद्युत विभव, विद्युत वाहक बल, विभवांतर सभी का यह होता है, याद रखिए। यहाँ पर अगर लिखा जाए तो विभव सिर्फ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और जो कूलाम पर वोल्ट है वह धारिता का मात्रक है। तो चलिए यहाँ पर इतने क्वेश्चन को देखें। और 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को अगर 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा जो है वह क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कि वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 0.5 जूल, 0.5 जूल। और इसे आप लोग किस प्रकार से निकालेंगे, ऊपर ही हमने सीखा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को, इस प्रकार के प्रश्न को हमें किस प्रकार से निकालना है। तो जब इसे भी आप ऊपर ही जो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि 1/2 CV² पर जब आप बैठाएंगे तो इसका जो आंसर है वह इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर जो है वह आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि जो है वह समान रहती है, तो समान रहने वाला जो राशि है वह विभवांतर है। विभवांतर जो है या संधारित्र का जो विभवांतर होता है वह हमेशा समान रहता है। और एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, तो कुल विद्युत फ्लक्स जो है वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 0, वह हो जाएगा हमारा
शून्य। और देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बच गए हुए थे जो कि चित्र वाले थे, तो चलिए उन्हें भी हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं चित्र वाले प्रश्नों को। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बच गए हुए थे तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। ए तथा बी बिंदुओं के बीच की समतुल्य धारिता पूछ रही है। तो यह क्वेश्चन इतना बार आ चुका है कि यह तो आपको याद ही होगा कि इसका आंसर जो होता है 4/3 माइक्रोफैराड। 4/3 माइक्रोफैराड हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर से अगला नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। तो ए तथा बी के बीच जो है वह समतुल्य धारिता क्या होगा, तो वह हो जाएगा हमारा 20/9 माइक्रोफैराड है। 20/9 माइक्रोफैराड है। और हमारे पास जो है वह क्वेश्चनों की संख्या अभी भी बहुत है। तो चलिए ज़रा सा स्पीड में हम लोग सभी को ख़त्म करते चलते हैं। दिए गए चित्र में ए और बी के बीच जो तुल्य धारिता है वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो 6 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर जो कि हो जाएगा हमारा 9 माइक्रोफैराड है। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम बस हमें पहचानना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड है। और देखिए यहाँ पर जो है परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा। परिपथ में दिखाई गई धारिता पर जो आवेश है वह कितना होगा, तो वह हो जाएगा हमारा 18 माइक्रोकुलाम। 18 माइक्रोकुलाम। और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसे भी हम लोग देख लेते हैं कि चित्र में ए और बी के बीच जो तुल्य धारिता है वह क्या होगा। तो यहाँ पर जो तुल्य धारिता है वह हमारा केवल और केवल सी हो जाएगा। यहाँ पर केवल और केवल सी यहाँ पर हो जाएगा। और चलिए फिर अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, अगले चैप्टर में चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं थर्ड नंबर चैप्टर, तीसरे नंबर चैप्टर, जो कि है हमारा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी करंट। और देखिए इसके भी सभी क्वेश्चनों को हम लोग समझते चलेंगे और थोड़ा सा इस बार हम लोग स्पीड बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारा जो है टाइम बहुत होते जा रहा है और टाइम को भी हमें मेंटेन करना है ताकि आपका एक भी समय जो है वह बर्बाद ना हो, आपका जो कीमती समय है वह बर्बाद ना हो। तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक 0.05 ओम प्रति प्रतिरोध वाले एम्पियर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2.0 की एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो आंतरिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 0.7 जो है यहाँ पर यह हमारा आंसर हो जाएगा 0.7, यानी कि 0.72 यहाँ पर होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर किस प्रकार से इसे निकालेंगे, तो इससे निकालने के लिए यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल जो दिया है 1.5 और प्रतिरोध दिया है 0.05 और धारा हमारा क्या दिया हुआ है 2.0। तो इससे आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि ई बराबर जो होता है हमारा आई, और इस वाले फार्मूला पर आर प्लस स्मॉल आर, इस फार्मूला पर जब आप निकालेंगे तो देखिए किस प्रकार से ये जो है हमारा 1.5 है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो हमारा विद्युत वाहक बल है वह ई है। और यहाँ पर देखिए और आई यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर आई, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा 2.0 और आर प्लस आर यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा 0.05 प्लस स्मॉल आर। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जिस प्रकार से है इस प्रकार उसी तरह से हमको सोल्व करना है, उसी तरह से हमको सोल्व करना है। यहाँ पर जो 2.0 है जब इसमें गुना हो जाएगा, जब इसमें गुना हो जाएगा तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, तो वह सीधा सीधा 2R यहाँ पर आता है। और किस प्रकार से, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा यहाँ पर 1.5 बराबर 0.10 प्लस 2R यह हमारा बचता है। और जब यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग जब इधर भेजते हैं और फिर 2R को लिखते हैं तो 2R बराबर जो हमारा होगा 2R बराबर 1.4 आ जाएगा। और जब R हम लोग निकालते हैं तब हमारा आता है 0.7 ओम। 0.7 ओम जो है हमारा यह आता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि किलोवाट घंटा जो मात्रक है वह किसका है, तो किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। और 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो देखिए यहाँ पर कितना जूल होता है 36 लाख जो जूल होते हैं, यानी कि 5 जीरो यहाँ पर बैठा दिया जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। और तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग कर लेते हैं। जो शक्ति है, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो शक्ति जो है शक्ति वाट का होता है। शक्ति वाट जो है वह शक्ति का ऐसे मात्रक हो जाएगा। ऊर्जा
जो है वह किलोवाट घंटा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। और बल आघूर्ण का वह क्या होगा, तो बल आघूर्ण जो है जूल में इसे मापा जाता है, याद रखें जूल। और यहाँ पर जो है, और अगले नंबर क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। समरूप वेग से चलायमान आवेश जो है वह उत्पन्न करता है, तो वह क्या उत्पन्न करता है। यहाँ पर समरूप वेग से चलायमान आवेश है। अगर आवेश जो है वह चलायमान है, गति कर रहा है, तो वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करेगा। और देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन से, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो वह हमारा जो है औसत अगर बोला जाए तो यह 1000 से 10,000 हो सकता है, और अधिकतम 50,000 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर माना जाए तो यह हमारा 10,000 आंसर सही हो जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, कहीं 50,000, कहीं 10,000, कहीं 1,000। लेकिन ज़्यादातर आंसर जो है और सूटेबल आंसर आपको 10,000 ही मिलेगा, 10,000 ओम। इसलिए आपको अगर क्वेश्चन यह मिल जाता है एग्जाम में तो आप 10,000 ओम ही लगाते हैं। और देखिए यहाँ पर 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यह तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो, तो किया गया कार्य जो है वह कितना होगा। वह किया गया कार्य जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा हमारा 1500 जूल। कितना हो जाएगा, तो वह हमारा हो जाएगा 1500 जूल। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और इसे हम लोग निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसे निकालने का भी एक तरीका है, एक ट्रिक है। सब चीज़ का एक तरीका होता है। जैसे देखिए 10 एम्पियर की धारा दिया हुआ है जो कि 10 सेकेंड तक, और 15 वोल्ट। तो देखिए इसका जो पूछा जा रहा है कार्य, तो इसका कार्य का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर देखिए, कार्य बराबर हमारा हो जाएगा V गुने I गुने T। यहाँ पर जो वोल्ट दिया है 15 वोल्ट, एम्पियर यहाँ पर 10 एम्पियर, और समय दिया है 10 सेकेंड। तो इसी प्रकार हम लोग जब बैठाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, वोल्ट जो है वह 15 वोल्ट दिया है, गुना आई दिया है हमारा 10 एम्पियर, और समय जो है दिया है वह भी 10 सेकेंड दिया है। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो यह हमारा 1500 आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 1500 जूल। तो आप लोग देखते चलिए और समझते चलिए कि हमारा आंसर आ रहा है, और वह जो आंसर है वह किस प्रकार से आखिर आ रहा है। यह देखिए, यह जो क्वेश्चन है कितना बार पूछा जा चुका है, 2016, 2019, 2021 और 2025। इसीलिए PYQ जो है वह PYQ जो बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, जो PYQ है वह एक रामबाण की तरह होता है। तो देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति हो जाएगा हमारा V² बाई आर जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा जो मात्रक है वह किसका है, तो एम्पियर घंटा यहाँ पर देखिए जो मात्रक है वह हमारा हो जाएगा आवेश का मात्रक होता है एम्पियर घंटा। या फिर और विद्युत वाहक बल की बीमा है, तो विद्युत वाहक बल की जो बीमा है यानी कि E बराबर क्या हो जाएगा हमारा W/Q, ऊर्जा बटा आवेश। इससे अगर मापा जाए तो बोल्ट का जो बीमा होता है हमारा, यहाँ पर विद्युत वाहक बल का क्या होता है, ऐसे मतलब वो होता है बोल्ट। और बोल्ट का अगर बीमा मापा जाए तो वह हमारा हो जाएगा, याद रखिएगा, ml²। यहाँ पर देखिए ml² T⁻⁻2 और I इनवर्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। शोषित विद्युत ऊर्जा है, तो शोषित विद्युत ऊर्जा जो है वह क्या होता है, यहाँ पर देखिए शोषित विद्युत ऊर्जा जो है वह विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो विद्युत हीटर में किस तत्व का व्यवहार किया जाता है, तो वह हो जाएगा हमारा, विद्युत हीटर में कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा, नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत हीटर में, नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर जो टंगस्टन दिया हुआ है, टंगस्टन वह बल्बों में, जो हमारा जो बल्ब बनते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, बल्बों में।
और दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है तो समांतर क्रम में जोड़ा गया इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है, इसका आंसर वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि E1 गुना R2 प्लस E2 गुना R1 बट्टा R1 प्लस R2 हमारा आंसर हो जाएगा। हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, तो हीट स्टोन ब्रिज जो है वह क्या मापता है, तो वह जो मापता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापता है। हीट स्टोन ब्रिज उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हीट स्टोन से तुलना करता है, हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है, वह किसका तुलना करता है, तो वह प्रतिरोधों का तुलना करता है। और तांबा का कार्यफलन होता है, तो तांबा का जो कार्यफलन है वह क्या होगा, तो तांबा का जो कार्यफलन है वह हो जाएगा हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है, तो आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध हमारा क्या होगा, तो वह हो जाएगा हमारा Vd समानुपाती E। Vd समानुपाती E हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर आपके लिए कंपार्टमेंटल के भी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है ताकि जो है आपके जो एनुअल एग्जाम और कंपार्टमेंटल यह जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तब आपका जो तैयारी होगा वो जो है वह नेक्स्ट लेवल का होगा। किसी बंद विद्युत परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतर का बीजीय योग प्रतिरोधों और सेलों को शामिल करते हुए, यहाँ पर के बीजीय योग सीधा यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है यहाँ पर किरचॉफ का जो लूप नियम होता है यानी कि प्रथम नियम जो होता है वह बताया जा रहा है कि किसी बंद विद्युत परिपथ के सभी बिंदुओं का जो बीजीय योग होता है वह शून्य होता है, वह शून्य होता है। इसे किरचॉफ के प्रथम नियम या फिर लूप का नियम भी कहते हैं। और देखिए 1 फैराड बराबर होता है, तो 1 फैराड बराबर कितना होता है, तो 96,500 कूलम, 96,500 कूलम हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल जो है वह विभव मापी द्वारा मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जाता है, तो वह मापा जाता है विभव मापी द्वारा। और थोड़ा सा हम लोग स्पीड बनाएंगे ताकि यहाँ पर और भी हमारे पास अभी जो चैप्टर बचे हुए सबको क्लियर करना है। 25 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज़्यादा किस में होगा, तो यहाँ पर प्रतिरोध जो है वह ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जितना यहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा होगा शक्ति कम होगा, याद रखिएगा। जितना कम वाट का यहाँ पर लिया जाए वही हमारा आंसर होगा। जितना वाट यहाँ पर कम होगा उतना उसका जो शक्ति है, उसका जो प्रतिरोध है वह ज़्यादा होगा। प्रतिरोध यहाँ पर ज़्यादा पूछा ही जा रहा है, इसलिए जितना कम उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 वाट का, 25 वाट का। और देखिए अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों का अनुपात होगा। तो परिमाणों का इसमें अनुपात पूछा जा रहा है जो कि हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 4:3। यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 4:3। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, तो लाल रंग का मान कितना होता है हमारा 2। यहाँ पर आप इसे किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो बीबी रोय GB, इस प्रकार से भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं, इस प्रकार से भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर जो है रेड यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है, रेड जो है यह दूसरे नंबर पर आता है, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। और देखिए कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान होता है, तो हरा रंग जो है वह आपका 5 नंबर पर आता है, याद रखिएगा। हरा रंग 5 नंबर पर आता है। कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, तो पीला जो है वह पीला 4 नंबर पर आता है, याद रखिएगा। पीला रंग का मान जो होता है वह 4 नंबर पर आता है। नारंगी 3 नंबर पर आता है और
काला जो होता है, ब्लैक जो होता है वह 0 नंबर पर आता है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। सफ़ेद जो है वह 9 नंबर पर आता है। सभी क्वेश्चनों को हम लोग एकदम इस प्रकार से देखते चलेंगे कि आपको ज़रा सा भी अति नहीं लगेगा आपको। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो वह चांदी है, याद रखिएगा। चांदी सबसे अच्छा चालक है विद्युत का। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? तो समान रहने वाली जो राशि है वह रहता है विभवांतर। और निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो धारा घनत्व के लिए J बराबर I/A। और यहाँ पर निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो गतिशीलता के लिए हमारा हो जाएगा म्यू बराबर, गतिशीलता के लिए हमारा हो जाएगा म्यू बराबर VD/E। यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सही है? इसमें यहाँ पर 1 वाट बराबर कितना होता है? तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। तो नीला रंग जो है, नीला वह 6 नंबर पर आता है। नीला जो है वह 6 नंबर पर आता है। और देखिए यहाँ पर दो प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय अनुपात होगा। तो ऊष्मीय अनुपात जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऊष्मीय अनुपात यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऊष्मीय अनुपात हो जाएगा वह होगा 1.2। यहाँ पर देखिए 1.2 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? तो विभव मापी से विभवांतर को मुख्यतः मापा जाता है। और देखिए जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है वह क्या होता है? तो परिपथ का कुल प्रतिरोध घटता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। और चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? तो समरूप होता है। और 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं तो उनके प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो उनके प्रतिरोध का अनुपात मैंने आपको ऊपर ही बताया था, वह हो जाएगा हमारा 4:3। 4:3। और देखिए किसी, यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। तो उसकी विद्युत चालकता जो है वह कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर 500 ओम दिया हुआ है। जब आप यहाँ पर सिग्मा बराबर निकालेंगे तो 1/R और R के जगह पर अगर 1/500 हम लोग करेंगे 500, तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यह हमारा आंसर आ जाएगा 0.002 ओम इनवर्स, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर N समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का यहाँ पर अनुपात पूछा जा रहा है तो वह हमारा हो जाएगा क्या? N यहाँ पर जो है N², वह हमारा आंसर हो जाएगा। अनुपात क्या हो जाएगा? N²। और देखिए विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंधित है। तो द्वितीय नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण से है और प्रथम नियम जो है वह आवेश संरक्षण से, याद रखिए। द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण से है। और अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए, विभव मापी की जो सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं? तो इसके तार की लंबाई को बढ़ानी होगी, याद रखिए। इसके तार की लंबाई को बढ़ानी होगी। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि R1 और R2 R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो प्रत्येक में जो धारा प्रवाहित हो रहा है वह समान रूप से होगा, समान होती है, याद रखिएगा। धारा घनत्व की इकाई है तो धारा घनत्व की इकाई क्या होगा यहाँ पर? तो एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, याद रखिए, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अब एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। और यदि किसी चालक की लंबाई दुगुना कर दिया जाए और उसके ऊपर लगाए गए विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का अपवाहन वेग होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो अपवाहन वेग है वह क्या हो जाएगा? तो वह जो है यहाँ पर वह हो जाएगा आधा हो जाएगा, याद रखिए। वह क्या होगा? तो वह आधा हो जाएगा। विद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग VD एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर V के बीच संबंध है। तो विभवांतर V के बीच जो संबंध है वह क्या होगा? तो वह हो जाएगा हमारा V के
भी के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है भी के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या नंबर क्वेश्चन है, एक चालक की वोल्टता भी तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष से थीटा कोण बनाती है, तो चालक का प्रतिरोध है। तो चालक का प्रतिरोध यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा tan थीटा, वह हो जाएगा हमारा tan थीटा। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है, तो R को इसमें से कौन व्यक्त करता है, तो यहाँ पर रो बराबर जो I/A है, यही हमारा ठीक आंसर होगा। देखिए 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति जो है वह क्या होगा। इसमें जो पूछा जा रहा है कि उसकी सम्मिलित शक्ति जो है वह यहाँ पर क्या होने वाला है, तो वह हमारा आंसर हो जाएगा 24 वाट हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 24 वाट जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा जब इससे आप लोग जोड़ेंगे। और देखिए यहाँ पर एक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉनों का आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम है, तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको भी सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। इससे अगर आप 1/, सीधा आप आराम से देखिए 1/1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और 1/, हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इनका जो वो फार्मूला ही होता है इसके लिए। और जब इससे हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें अगर हम लोग ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग 10 कर दें, यहाँ पर 10 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा दशमलव हट जाएगा और यह हो जाएगा हमारा 16। और ठीक इसी को हम लोग जब ऊपर लेकर जाएंगे तो वह हमारा क्या बदल जाएगा, तो वह हमारा बदल जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18, 6.25 गुने 10 के पावर 18। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का मान इसमें पूछा जा रहा है, तो वह उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा दोगुना यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा जो है वह कितना होगा। तो यह बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2800 कैलोरी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जब आप इस फार्मूला पर बैठाएंगे इसको, तो यहाँ पर वह आपका जो आंसर है यहाँ पर आ जाएगा। और विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वह 0 होता है, यह किरचॉफ का प्रथम नियम है। और देखिए यहाँ पर 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर हमारा होता है 1 जूल प्रति कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर बराबर हमारा कितना होगा, 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड, 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड। और देखिए किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, कैसे बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ाने से, याद रखिए तापमान बढ़ाने से विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ता है। और धातु के बने घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वह क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 8 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है वह कितना आंसर हो जाएगा, 8 नहीं, यहाँ पर 4 आंसर हो जाएगा। देखिए 4 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो वह हमारा कितना होगा, 3 गुने 3। यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वह प्रवाहित हो रहे होंगे, तो वह हमारा हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर 19। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर 19, याद रखिएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब इसे आप लोग इससे भी निकालना है तो ऐसे निकाला जा सकता है। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार वहाँ पर हमने निकाला था उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम लोग इसको इस प्रकार रखेंगे तो ये भी हमारा उसी प्रकार निकल जाएगा। जब इसको यहाँ पर से 0.1, यहाँ पर से 0.1, यानी कि यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10 जब किया जाएगा
तब हमारा जो है यह हमारा आंसर आ जाएगा 16 दूना 32 हो जाएगा। 16 दूना 32 जो है यहाँ पर हो जाएगा 10 से 10 हमारा कट जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा 2 गुणे 10 की पावर 19। विद्युत वाहक बल की इकाई है, तो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होगा, वह वोल्ट हो जाएगा। और पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान सही है, तो वह हो जाएगा RL/A। RL/A जो है हमारा RA/L हमारा जो है वह हमारा आंसर सही हो जाएगा, RA/L। और देखिए, और T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा, I²RT हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले नंबर चैप्टर पर चलते हैं, जो कि है हमारा गतिमान आवेश और चुंबकत्व, यानी कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग एकदम अच्छी तरह से देखते चलेंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है यह आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए सभी क्वेश्चनों का आंसर भी आप लोग कमेंट में दे। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं चौथे नंबर चैप्टर यानी कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व पर, यानी कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पर। देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा है। चुंबकीय क्षेत्र की जो बीमा है वह क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा I−1 M L0 T⁻²। यह हमारे चुंबकीय क्षेत्र का बीमा हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन भी है, देखिए 2016 और 2025 में पूछा जा चुका है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्षेत्र जो है वह क्या होता है। तो जब किसी एमीटर को हम लोग शंट करते हैं तो इसकी माप सीमा क्षेत्र जो है वह बढ़ती है, याद रखिएगा। शंट करने पर इसकी माप सीमा क्षेत्र क्या होता है, तो वह बढ़ती है। और डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, तो वह है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, याद रखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। और यहाँ पर अगले नंबर क्वेश्चन पर अगर चला जाए तो देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई है। तो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वेबर। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वह हमारा हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर टेस्ला होगा बच्चों, देखो यहाँ पर टेस्ला। और सीधा चुंबकीय फ्लक्स पूछता तो वहाँ पर हमारा वेबर हो जाता। सीधा वहाँ पर अगर चुंबकीय फ्लक्स पूछता तो वहाँ पर हमारा वेबर हो जाता। और यह जो हेनरी है, यहाँ पर देखिए हेनरी जो है यह प्रेरकत्व का मात्रक है, याद रखिएगा, प्रेरकत्व का यह मात्रक है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है वह कैसा होता है, तो ए मीटर यानी कि यह बहुत ही कम होता है, याद रखिएगा। ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, कम नहीं, सीधा कम नहीं होगा, यहाँ पर बहुत कम होगा, याद रखिएगा ए मीटर का। और यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाले बल का व्यंजक है। यहाँ पर लगने वाला बल का यहाँ पर व्यंजक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो व्यंजक है, व्यंजक यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो वह हमारा हो जाएगा FMQ V×B, याद रखिए क्या हो जाएगा, V×B जो है यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। यही चुंबकीय बल का मूल व्यंजक है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो 5 टेस्ला, 1 टेस्ला बराबर क्या होता है हमारा, तो 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, तो 1 टेस्ला बराबर होता है हमारा 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार अगर 5 टेस्ला पूछा जा रहा है तो हमारा 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है। और देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बी का ऊर्जा घनत्व पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो बी। यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व, तो यह हमारा हो जाएगा क्या, B² 2μ0 जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हमारा आंसर होगा, वह हो जाएगा हमारा B² 2μ0। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि R त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 है। कुंडली की अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर
चुंबकीय क्षेत्र का मान V0/8 होगा। V0/8 जो है वह कितना पर होगा, तो याद रखिए वह हो जाएगा हमारा √3r पर। √3r पर यह हमारा सही हो जाएगा। और देखिए लंबे सीधे चालक से I एम्पियर की जो धारा है वह प्रवाहित हो रही है, होने से इसके r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो r दूरी पर इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो μ0/4π2L/r 2I/r, यह हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ तो ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है और इसका भी आंसर वही हो जाएगा यहाँ पर √3r। एक क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो उस पास का जो चुंबकीय आघूर्ण जो है वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो वह हो जाएगा हमारा 2BH⁵ और μ0/√π, यही हमारा आंसर होगा। और देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है वेग v से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवेश जो है वह कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवेश यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वह क्या होगा हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवेश। तो ऑप्शन को देखिए यहाँ पर EV/B 0 E/b भी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वह इसमें से क्या हो जाएगा, तो वह हमारा हो जाएगा यहाँ पर देखिए 0 जो है यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं A बराबर QVB sin थीटा और थीटा के जगह पर अगर हम लोग 0 डिग्री लगाते हैं, 0 डिग्री, तो वह हमारा 0 ही आंसर आएगा, यानी कि 0 ही हमारा आंसर आएगा। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा 0। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी। तो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की जो है वह प्रकृति क्या होगी, तो वह हो जाएगा समानांतर, क्योंकि सभी किरणें जो है एक दिशा में समानांतर गति करती है। और देखिए धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वह क्या रहता है, तो वह कुंडली के तल के लंबवत रहता है। याद रखिए कुंडली के तल के लंबवत रहता है। और यहाँ पर देखिए कि चुंबक के tan A तथा tan B स्थिति में दूरी D पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 हो, तो यहाँ पर तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। देखिए B1 बराबर, अगर इसे लिखा जाए B1 बराबर μ0/4π यहाँ पर 2mD d² माइनस I² के होल स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार एक और B2 वाला, तो वही हमारा इस प्रकार से ए नंबर जो क्वेश्चन है यह सही हो जाएगा। और देखिए एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो, तो उस पर लगने वाला जो बल है वह क्या हो जाएगा, तो उस पर लगने वाला बल हमारा हो जाएगा Q × E + V × B। Q × E + V × B हमारा यह आंसर सही हो जाएगा। और देखिए यह सभी जो है अब वेक्टर फॉर्म में होगा, ये भी याद रखिए वेक्टर फॉर्म में होगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि जब किसी आवेशित कण पर एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विद्यमान हो, तब जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वह विद्यमान हो, तब वहाँ जो वेग होगा, याद रखिए वेग वह अचर होगा। वेग क्या होगा, वेग अचर होगा, क्योंकि बल हमेशा वेग के लंबवत होता है। याद रखिएगा बल जो है हमेशा वेग के लंबवत होता है और परिमाण तो बदलता ही नहीं है और दिशा बदलती रहती है, याद रखिएगा। और समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्रमशः A 2A तथा 6A उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात पूछा जा रहा है। तो 1:2 यहाँ पर 6 हमारा आंसर होगा। क्या होगा, 1:2 जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कहाँ पर है 1:2:6, ऑप्शन नंबर B। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, जब
जब इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब दिशा में गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र का उद्गृत नीचे दिशा में विद्यमान है, इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाएगा। तो यह लगाया जाएगा हमारा दक्षिण दिशा में, याद रखिएगा दक्षिण दिशा में लगाया जाएगा, क्योंकि यह राइट हैंड का नियम जो है इसके अनुसार जो है यह दक्षिण दिशा में ही लगाया जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक है। लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक हो जाएगा, तो ए बराबर क्यू ई प्लस, यह जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको लिख दिया है, ये हो जाएगा एफ बराबर क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी, जो कि वेक्टर फॉर्म में होगा। याद रखिए इस प्रकार से ऊपर लगा हुआ होगा। और देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होता है। तो टाउ का मान जो कितना होता है, तो टाउ का मान जो है एम क्रॉस बी, यहाँ पर टाउ का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं कि टाउ का मान यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर जो वेक्टर फॉर्म में होगा, याद रखिए किस फॉर्म में होगा, तो यह जो है आपका वेक्टर फॉर्म में होगा टाउ एम क्रॉस बी, यही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श एमीटर यहाँ पर, वहाँ पर सिर्फ एमीटर था जो कि बहुत कम था, और यहाँ पर लग चुका है हमारा आदर्श एमीटर। यहाँ पर लग चुका क्या है हमारा आदर्श। आदर्श जैसे ही एमीटर में लगेगा तो वह हमारा शून्य हो जाएगा। और अगर यहाँ पर एमीटर के जब वोल्ट मीटर होता, यहाँ पर अगर हमारा वोल्ट मीटर होता तो वह हमारा क्या हो जाता, अनंत, याद रखिएगा। और सीधा अगर वोल्ट मीटर का पूछता तो वह बहुत अधिक होता, और आदर्श वोल्ट मीटर का पूछता तो वह हमारा अनंत हो जाता है। याद रखिएगा सभी क्वेश्चनों को, एक क्वेश्चन में हम लोग कई क्वेश्चन को करते चलेंगे, ताकि जो है हमें किसी भी प्रश्न में परेशानी न हो। निम्नलिखित में कौन बायो-सावर्त नियम का सदिश रूप का समीकरण सही है। सदिश रूप का जो समीकरण है वह कौन सही है, यहाँ पर ये देखिए। तो यह जो हमारा आंसर हो जाएगा डी बी, यह सदिश रूप में डी बी बराबर म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर और आर स्क्वायर। याद रखिए यह वाला जो आंसर है यह हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाती है तो इस चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। तो चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर जो है वह कितना होगा, यहाँ पर बेसिकली यह पूछा जा रहा है, तो वह हमारा हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। याद रखिएगा वह हमारा कितना होगा, तो वह दुगुना हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ पर पूछा जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो नहीं है में हमारा हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, जो है यह नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यह नहीं है, नहीं तो यहाँ पर टेस्ला वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये तीनों जो है उसी का मात्रक है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, यह उसका मात्रक नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, तो वह होता है हमारे विक्षेप के। धारा जो है, धारा वह विक्षेप के समानुपाती होता है, याद रखिएगा विक्षेप के। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा थीटा विक्षेप हो जाएगा। और देखिए एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है, तो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदला जा रहा है यहाँ पर, याद रखिए किसको, तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदला जा रहा है, तो उसे हम लोग समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को लगाकर जोड़ेंगे। समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को, क्योंकि शंट जो है प्रतिरोध में समांतर क्रम में होगा शंट का, याद रखिएगा। इसे हम लोग समांतर क्रम के निम्न प्रतिरोध में जोड़ना होगा इसे। यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता यानी कि जो संवेदनशीलता है वह क्या होगा, तो इसकी संवेदनशीलता यानी कि सुग्राहिता जो है वह बढ़ जाती है। याद रखिएगा वह बढ़ जाती है, क्योंकि जो संवेदनशीलता है वह n के सीधे समानुपाती होता है। और धारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर धारा वहन करने वाली परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, तो वह होगा अक्ष के समानांतर, अक्ष के समानांतर होगा।
और देखिए वोल्ट मीटर मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर विभवांतर से मापा जाता है, याद रखिएगा। वोल्ट मीटर विभवांतर से मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए यहाँ पर देखिए कि गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए यहाँ पर कौन सही है, तो वहाँ पर हमारा हो जाएगा C/NA/B, यही हमारा आंसर हो जाएगा C/NA/B। और देखिए जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है यह। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है, कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण जो है वह क्या होता है यहाँ पर, तो वह होता है हमारा NIA, याद रखिएगा कितना होता है NIA, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही होगा आंसर। और चलिए अगले नंबर चैप्टर यानी कि अब हम लोग लास्ट चैप्टर में चलते हैं, और इसके बाद जो है हम लोग फिर अगला वीडियो लाएंगे और वहाँ पर पूरे क्वेश्चन बैंक को हम लोग चैप्टर वाइज ख़त्म करेंगे, और चैप्टर वाइज ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर सेट वाइज भी ख़त्म करेंगे। तो चलिए अब अगले नंबर चैप्टर पर हम लोग चलते हैं। और अब देखिए हम लोग आ चुके हैं लास्ट नंबर चैप्टर यानी कि 5वें चैप्टर पर, चुंबकत्व एवं द्रव यानी कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर पर। और देखिए यहाँ से भी कई क्वेश्चन है और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या है। यह देखिए 2010 में, 2017 में, 2021 में और 2022 में, यानी कि 4 बार एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। और देखिए ध्रुव प्रबलता का जो SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा एम्पियर मीटर, याद रखिएगा। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर। और देखिए यहाँ पर न्यूटन का SI मात्रक क्या होता है, तो वह होता है बल का SI मात्रक होता है। और देखिए यहाँ पर और न्यूटन, और यहाँ पर देखिए अगला नंबर देखिए यहाँ पर जो टेस्ला है, या टेस्ला जो है वह किसका है, तो यह हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र का। किसका हो जाएगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र का हमारा यह SI मात्रक है, याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र का। और अगर आपसे पूछा जाए कि एम्पियर मीटर, तो यह चुंबकीय आघूर्ण का भी होता है, यह भी याद रखिएगा। एम्पियर मीटर जो है वह चुंबकीय आघूर्ण का भी होता है, ध्रुव प्रबलता का भी होता है। और देखिए एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, तो म्यू जो है बड़ा होगा किससे, तो वह 1 से हमेशा ही बड़ा होगा, याद रखिएगा चुंबकशीलता, क्योंकि चुंबकशीलता का मान वह 1 से अधिक होता है, 1 से कभी भी कम नहीं होता है। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चुंबकशीलता का बीमा है, जो कि 2015 में और 2025 में पूछा गया है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ml t के पावर -2 और I के पावर -2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है। तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल जो होगा कितना हो जाएगा, तो वह हमारा आधा हो जाएगा, याद रखिए वह कितना होगा, वह आधा हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि उत्तरी ध्रुव में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, तो इसकी ओर एक क्षण चुंबक लगाया जा रहा है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, तो चुंबक के तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा होगी। तो प्रवाहित विद्युत धारा की जो दिशा है वो क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा वामावर्त, याद रखिएगा वामावर्त, यानी कि उल्टी घड़ी की दिशा में। और यहाँ पर देखें एक सीधा चालक क्षण पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थित रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया गया है, तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर जो है वह कितना होगा। इसके सिरों के बीच का विभवांतर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह कितना हो जाएगा, तो वह होगा यहाँ पर देखिए वह बढ़ जाएगा, सिरों के बीच का जो विभवांतर है वह बढ़ता जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक तार जिसका चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण M तथा लंबाई L है को त्रिज्या R से अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण जो है वह क्या होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो वह हो जाएगा हमारा 2m/π, याद रखिएगा 2m/π हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्देशित होती है, तो वह होता है दक्षिण से उत्तर की ओर। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है वह उल्टा होता है, यानी कि दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होता है, याद रखिएगा। M चुंबकीय आघूर्ण
वाले क्षण चुंबक के दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण जो है वह कितना होगा। चुंबकीय आघूर्ण जो है वह कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा m/2। याद रखिएगा m/2, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। और निकिल है, यानी कि निकेल क्या है, तो वह एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। निकेल क्या है, तो यह एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रकृति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है, तो वह हो जाएगा हमारा लौह। यहाँ पर यह हमारा हो जाएगा प्रति चुंबकीय पदार्थ। क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाला धारा पास के द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होता है। तो टाउ का मान क्या होता है, T बराबर m×b। T बराबर यह सदिश रूप में m×b, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। तो अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होता है, याद रखिएगा। और पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। नमन कोण जिसे हम लोग नति कोण भी कहते हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जो नमन कोण का मान है वह हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह पूरी तरह वहां पर लंबवत होता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति जो है n हो, तो n जब होगा तो n² हमारा समानुपाती हो जाएगा किसके, BH के। याद रखिएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल जो है, आवर्तकाल क्या होता है, तो आवर्तकाल जो है वह घट जाता है। याद रखिए वह क्या होता है, तो वह घट जाता है। और देखिए चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। यहाँ पर किस पर पूछा जा रहा है कि विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर जो नमन कोण का मान होता है, याद रखिएगा वह होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री होता है विषुवत रेखा पर। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया था कि टेस्ला इकाई है। टेस्ला जो है वह किसका इकाई है, तो टेस्ला जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की इकाई। याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है टेस्ला, याद रखिएगा। और एक टेस्ला बराबर कितना होता है, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। याद रखिए 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यदि थीटा किसी जगह पर नमन कोण है तो tan थीटा का जो यहाँ पर व्यंजक पूछा जा रहा है तो वह कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा BV/BH। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसका BV/BH। और लोहा है, लोहा क्या है, तो यह एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। लोहा एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। और देखिए यहाँ पर चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा Lm बराबर 5/6 Lg। 5/6 Lg हमारा हो जाएगा। और यही अगर Lg पूछे तो इसको आप लोग उल्टा कर दीजिएगा, यहाँ पर ला दीजिएगा 6 को ऊपर और 5 को नीचे कर दीजिएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। नमन कोण का मान जो है उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, तो वह घटता है। याद रखिएगा वह क्या होता है, घटता है, क्योंकि चुंबकीय ध्रुव पर जो नमन कोण होता है वह 90 डिग्री पर होता है और विषुवत रेखा पर वह 0 डिग्री होता है। इसीलिए वह उत्तरी ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर जाएगा तो उसका मान जो है वह घटेगा ही। चुंबकीय ध्रुव की शक्ति होती है, तो चुंबकीय ध्रुव की जो शक्ति होती है वह क्या होता है हमारा, तो वह हो जाएगा हमारा एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर हमारा हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, तो वह हमारा आंसर कितना होगा कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान हमारा 0 होता है, क्योंकि निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति कितना होता है, वहाँ पर 0 होता है। याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो म्यू बराबर B/H, यही हमारा आंसर होगा। म्यू बराबर B/H, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B नमन कोण थीटा और B क्षैतिज घटक BH और B का उदाग्र घटक है
तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो निम्नलिखित में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह कौन सा है, तो BH cos थीटा यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। तो टेंजेंट नियम के लिए जो है वो कौन सही है, तो B बराबर BH tan थीटा हमारा जो वह है सही है टेंजेंट नियम के लिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। तो चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य जो होता है वह कितना होता है, तो W बराबर MB 1 माइनस cos थीटा। याद रखिए cos थीटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर C में। और देखिए धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वह क्या होता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो धारावाही विद्युत चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वह होता है हमारा M जो है NI के बराबर होता है। यहाँ पर सदिश रूप में होगा, याद रखिएगा सदिश रूप में होगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। निम्नलिखित में जो है वह छोटे चुंबक के लिए कौन सही है, तो B अक्षीय और 2B निरक्षीय, जो कि ऑप्शन नंबर B में है। B अक्षीय और 2B निरक्षीय। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक का आवर्तकाल का व्यंजक यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा हमारा T बराबर 2 पाई रूट अंडर 1 बाई MBH। और अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान जो है वह कितना होता है, तो अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान जो होता है वह हमारा हो जाता है म्यू बाई म्यू नोट बराबर म्यू आर। म्यू बाई यहाँ पर इस प्रकार होगा, देखिए म्यू बाई म्यू नोट, यही हो जाएगा म्यू बाई म्यू नोट हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा बराबर म्यू आर। ये डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। और निम्नलिखित में कौन सा संबंध जो है वह सही है। कौन सा संबंध यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह सही है, तो वो देखिए यहाँ पर जो संबंध सही है B² H और BV² जो है यह हमारा आंसर सही हो जाएगा। पृथ्वी के पृष्ठ पर B का मान होता है, पृथ्वी के पृष्ठ पर B का जो मान होता है वह पूछा जा रहा है, तो वह होता है हमारा 10 के पावर यहाँ पर -4 टेस्ला या फिर 10 के पावर -5 टेस्ला। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10 के पावर -5 टेस्ला। और देखिए कि चुंबकत्व क्षेत्र की तीव्रता म्यू के बराबर होता है। चुंबकत्व क्षेत्र की मात्रा जो है वह म्यू के बराबर होता है, तो यह हो जाएगा B नोट बाई म्यू नोट, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण जो है वह कितना होगा। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर जो है हमारा कितना हो जाएगा, यह देखिए 8.0 गुने 10 के पावर 22 जूल प्रति टेस्ला। और किसी M चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई जो है समानांतर N बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का जो आघूर्ण है वह कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैपिटल M बाई स्मॉल n। ध्रुव प्रबलता M से r दूरी पर चुंबकीय विभव का जो मान है वह पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा हमारा म्यू नोट बाई 4 पाई M बाई r हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है, तो शैथिल्य प्रदर्शित करता है लौह चुंबकीय पदार्थ उदासीन बिंदुओं पर यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो B बराबर क्या होता है, B बराबर हमारा होता है BA। यहाँ पर यह हमारा आंसर सही होगा। और देखिए क्या है कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान होता है, तो वह हमारा आंसर हो जाएगा म्यू जो है म्यू आर वह हमेशा ही 1 से बड़ा होता है, याद रखिएगा हमेशा ही 1 से बड़ा होता है। तो चलिए इस वीडियो को अब हम लोग समाप्त करते हैं, और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग आपको अगले वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। तो चलिए धन्यवाद।